हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और आज के इस वीडियो में हम थर्ड मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। लगातार हमारी 20 वीडियो की ये सीरीज है। 20 मॉक टेस्ट हम लगाएंगे एग्जाम से पहले। डेली सुबह 7:30 बजे एग्जाम तक ये मॉक टेस्ट हम लगाने वाले हैं। इस वीडियो से पहले हम 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी लगा चुके हैं। अगर आपने उन दोनों मॉक टेस्ट को नहीं लगाया है तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। सभी मॉक टेस्ट आपको अच्छे से और ईमानदारी से लगाना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इन्हीं मॉक टेस्ट से भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए, मॉक लगाने से पहले कुछ ग्राउंड रूल है टेस्ट लगाने के लिए। एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, फिर हम टेस्ट की ओर चलेंगे। पहला, सीरियस बनो। बिस्तर पर लेटे हो तो उठ जाओ। हमको बैठना है टेबल कुर्सी पर, ठीक है। कोई भी टाइम पास वीडियो नहीं होगा। तुम्हारा रियल प्रैक्टिस टेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से तुम प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से पेपर में परफॉर्मेंस होने वाली है। तो पहला चीज समझ में आ गया, हमको बिस्तर पर लेटे लेटे वीडियो नहीं देखना है। टेबल कुर्सी पकड़ लो, टेबल कुर्सी पर बैठकर हमको ये वीडियो कंप्लीट करना है, ये टेस्ट लगाना है। दूसरा रूल ये है कि 1 से 40 तक कॉपी के अंदर एक नंबरिंग कर लो। जो भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको यहाँ पर टिक करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन अगर सही होता है तो टिक कर दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो गलत करना है, तीसरा क्वेश्चन सही हो रहा है तो सही करना है टिक हमको, ठीक है। लास्ट में हम पूरा स्कोर देखेंगे हमारा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ आपके लिए टारगेट भी रखा है। अगर आप 30+ स्कोर कर लेते हो, विच मीन्स एनटीपीसी सीबीटी 1 आपका लगभग निकल ही गया है। अगर आपका स्कोर 25 से 30 के बीच में है तो आप बाउंड्री लाइन पर हो। थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है, तो जो गलती हो रही है उसको पहचानो और प्रैक्टिस करो। और 25 से अगर कम स्कोर आ रहा है आपका तो घबराना नहीं है, अभी भी समय है। अच्छे से रिवीजन करो। जो मैंने आपको 10,000 एनटीपीसी के 1 लाइनर दिए हैं उनको पढ़ो। यूट्यूब के ऊपर जो मेरी जीएस की मास्टर सीरीज चल रही है एनटीपीसी की, उसको फॉलो करो। आपका स्कोर 30+ हो जाएगा। तीसरा रूल है, एक बार में आपको पूरा टेस्ट लगाना है। टुकड़ों टुकड़ों में मत बांट देना इसको कि 10 क्वेश्चन तो हमने सुबह लगा लिए, 15 क्वेश्चन शाम को लगा लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। जैसा एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, वैसे ही पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, एक बार में, बिना रुके, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ में। क्लियर? चौथा रूल है, आखिरी रूल, मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर पढ़ूंगा ऑप्शन के साथ में, फिर आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। 5 सेकेंड में आपको अपना फाइनल आंसर डिसाइड करना है। उसके बाद में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से न सिर्फ प्रैक्टिस होगी बल्कि हर सवाल के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, अगर इस पूरे टेस्ट का आपको बाद में प्रैक्टिस करना है तो जो 10,000 1 लाइनर मैंने जीएस के दिए हैं आपको एनटीपीसी के लिए, 29 रुपीज़ का पैकेज है वो। इसी पैकेज में ये 20 वीडियो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। वहां पर भी आप इस टेस्ट के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने 29 रुपीज़ वाला अगर वो जीएस का पैकेज नहीं लिया है 10,000 1 लाइनर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर है, इसमें जाओगे वहां से आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी स्टार्ट करने से पहले। अब हम टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में नगर पालिकाओं के लिए कौन सा भाग जोड़ा गया है? ऑप्शन है भाग 9, भाग 9A, भाग 10 या भाग 11। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाग 9A। नगर पालिकाओं, म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित प्रावधान जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। इसके तहत भाग 9A को जोड़ा गया, जिसका शीर्षक है नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज। किस उद्देश्य से जोड़ा गया था? शहरी स्थानीय स्वशासन, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा देना। इसमें नगर निकायों की संरचना, अधिकार, चुनाव, कार्यकाल, इनका प्रावधान किया गया है। इससे पहले नगर पालिकाओं की व्यवस्था केवल राज्य कानूनों पर आधारित थी, संवैधानिक दर्जा नहीं था। तो भाग 9A, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावे के अपक्षय से निर्मित हुई है? अपक्षय, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? प्रकृति द्वारा चट्टानों का टूटना, बिखरना। यहां पर ऑप्शन दे रखा है, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और रेगुर मिट्टी। तो भारत की रेगुर मिट्टी जो है, मतलब काली मिट्टी, बेसाल्ट लावे के अपक्षय, वेदरिंग से बनी हुई होती हैं। ये मुख्यतः डेक्कन ट्रेप क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भाग शामिल हैं। इस मिट्टी में मॉइस्चर को रोकने की अच्छी क्षमता होती है और कपास की खेती के लिए यह सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। बेसाल्ट लावे के अपक्षय से निर्मित हुई हैं काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी।
अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? F3, F1, F2 या फिर F5? तो जब MS पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसका फाइनल आउटपुट देखने के लिए उसे स्लाइड शो मोड में चलाना होता है। इस स्लाइड शो को कीबोर्ड से जल्दी शुरू करने के लिए हम एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, फंक्शन 5 की, F5। जैसे ही आप F5 दबाते हो आपकी प्रेजेंटेशन पहली स्लाइड से शुरू हो जाती है और आप उसे फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर स्लाइड शो आपको करंट स्लाइड से देखना होता है तब वहाँ पर शिफ्ट प्लस F5 दबाना होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस की का प्रयोग किया जाता है स्लाइड शो के लिए, तो F5, डी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का उपनाम रंगीला था? शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, जहांदर शाह? करेक्ट आंसर है इसका मोहम्मद शाह रंगीला, बी आंसर। मोहम्मद शाह ने 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया था। उन्हें रंगीला कहा जाता था क्योंकि वे संगीत, नृत्य कला और शाही विरासता में बहुत ही ज़्यादा अधिक रुचि रखते थे। उनके दरबार में रंगीन समारोह, नृत्य, शायरी, संगीत का खूब आयोजन होता था। इसी वजह से उन्हें मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया। इन्हीं के शासनकाल में राजनीतिक गिरावट और मुगल साम्राज्य की कमजोरी भी सामने आई थी। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और कोहिनूर हीरा समेत तख्त-ए-ताउस लूट ले गया था। ये घटना मोहम्मद शाह के समय की ही देखने को मिलती है। इसीलिए इतिहास में मोहम्मद शाह को एक सौंदर्य प्रिय लेकिन कमजोर प्रशासक के रूप में देखा जाता है। मोहम्मद शाह, बी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ऑप्शन है 6, 7, 4 और 5। इसका करेक्ट आंसर है ए आंसर 6। भारत के 28 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद होती है उसका गठन और समाप्ति आर्टिकल नंबर 169 के तहत संसद द्वारा किया जाता है। तो इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 169। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए विटामिन और उनके रासायनिक नाम को सही से मिलान करना है। यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है। तो चलिए विटामिन ए का देखिए केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या हो गया? कोबालमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। तो बिल्कुल सामने सामने मैच हो रहा है। ABCD ये सीक्वेंस होगा जो कि बी ऑप्शन में हमको देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिना फिजिकल कांटेक्ट के प्रिंट करते हैं और जो लेजर प्रिंटर होते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर होते हैं, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ही एग्जाम्पल हैं। कंप्यूटर में अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ये सभी। तो यहाँ पर पूछा गया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर, डी आंसर। पहली बार सर्विस टैक्स भारत में किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन है 2002, 1995, 1998, 1994। तो पहली बार सर्विस टैक्स जो है 1994 में लागू किया गया था। शुरुआत में सिर्फ 3 सर्विसेज पर लगाया गया था। इसे फाइनेंशियल एक्ट 1994 के तहत लाया गया और शुरुआत में जो इसकी दर थी, रेट था, वो 5% था। बाद में ये अधिक सेवाओं सर्विसेज पर लागू हुआ और जीएसटी के लागू होने 2017 तक चलता रहा था। सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स था जिसे सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता को देना होता था। जीएसटी लागू होने के बाद सर्विस टैक्स को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर हमको CGST, SGST और IGST देखने को मिलता है। तो डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 2018, 2019, 2021, 2022। तो इसका करेक्ट आंसर है 2021 में। 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का पहला डिजिटल पेपरलेस बजट पेश किया। कोविड-19 महामारी के चलते कॉन्टैक्टलेस और इको फ्रेंडली बजट की ओर यह पहला नया कदम था। बजट दस्तावेजों को पारंपरिक जो ब्रीफकेस की जगह पर बही खाता और टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
ये इको फ्रेंडली और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने वाला कदम था। 2021 में इंडिया का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। सी आंसर। भारत में अर्बन एरियाज में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था? ऑप्शन ए तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लक्कड़वाला समिति या फिर हाशिम समिति। कौन सी कमेटी का गठन हुआ था बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए? हाशिम समिति का। भारत सरकार ने 2012 में हाशिम समिति बनाई थी ताकि अर्बन एरिया में बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की सही पहचान हो सके। इस समिति ने कहा कि बीपीएल पहचान सिर्फ आय के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि डिप्रीवेशन इंडिकेटर्स जैसे कि आवास की हालत, शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक स्थिति, इनके आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। हाशिम समिति शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। डॉक्टर प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित थी? ऑप्शन ए किराना घराना, डागरी घराना, तलवंडी घराना, दरभंगा घराना। तो किस घराने से संबंधित थी? किराने घराने से। डॉक्टर प्रभा अत्रे का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। ये किराना घराने से संबंधित थी। 2022 में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 2002 में पद्म भूषण दिया गया था। 1990 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तीनों पद्म अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है प्रभा अत्रे को। भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका जो कि किराने घराने से संबंधित हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, किराने घराने के संस्थापक कौन है? अगर ये पूछ ले तो उस्ताद अब्दुल करीम खान है। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, तमिलनाडु, असम या फिर केरल? तो सत्रिया भारत की 8 प्रमुख क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक है और ये विशेष रूप से असम राज्य से जुड़ी हुई हैं। इस नृत्य शैली की शुरुआत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में की थी, जो कि असम के एक प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने इस डांस फॉर्म को भक्ति आंदोलन के हिस्से के रूप में तैयार किया था, जिसमें डांस के जरिए भगवान विष्णु की कथाएं प्रस्तुत की जाती थी। तो सत्रिय नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। सी आंसर। पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। ये गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर के पास स्थित हैं। ये जो गुफाएं हैं एक प्राचीन बौद्ध स्थल हैं। इनका निर्माण लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच में किया गया था। ये गुफाएं मुख्य रूप से हिमालयन बुद्धिज्म से संबंधित हैं और इनमें मठ, प्रार्थना कक्ष जैसी संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। अच्छा, इन गुफाओं का नाम पांडवलेनी गुफाएं इसलिए पड़ा क्योंकि लोगों का मानना है कि पांडव्स ने यहाँ पे कुछ समय बिताया था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुकों के निवास के लिए बनाई गई थी। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनपुर मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो सोनपुर मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है और यह हर साल बिहार राज्य के सोनपुर शहर में आयोजित होता है। यह मेला खास करके कार्तिक पूर्णिमा के समय शुरू होता है और लगभग 1 महीने तक चलता है। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हाथी, घोड़े, गाय, बैल, बकरी सभी जानवरों की बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री होती है। इसके अलावा लोक नृत्य और स्थानीय हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो बिहार बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड। तो कामाख्या मंदिर जो है ये भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है, जो कि असम राज्य के गुवाहाटी शहर के पास नीलाचल हिल्स पर स्थित है। ये मंदिर मां कामाख्या को समर्पित है और यह शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पर हर साल अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है बड़ी धूमधाम से, जो देवी की मासिक धर्म पर आधारित अवधारणा से जुड़ा हुआ है। यह विषय इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। तो असम बी आंसर। निम्न में से किसे 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड प्रदान किया गया? डॉक्टर नरेंद्र, अज्ञेय, गुलजार, कृष्णा सोबती।
तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो उर्दू भाषा के लिए उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत भाषा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर गुलजार हमको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो सी आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड पूछा है, हो सकता है कि 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में भी पूछ ले, क्योंकि 58वां जो है ये 2023 का और 2024 का 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड वो किसे दिया गया? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। ये छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? ऑप्शन है अनोरा, द साइलेंट इको, मिडनाइट सन, द लास्ट हॉरिजन। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है ऑस्कर अवार्ड 2025 में? अनोरा ने। ऑस्कर अवार्ड पे मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो आपको दे रखा है, ट्रिक वाला वीडियो है, वो ज़रूर देख के जाइएगा। इस पार्ट से क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, ज्ञानेश कुमार या अजय भादु? किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को इंडिया का 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। उन्होंने 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे राजीव कुमार, उनको रिप्लेस किया है। फरवरी 2025 से आधिकारिक तौर पर ये पद ग्रहण कर चुके हैं ज्ञानेश कुमार। सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यह सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अदर पार्ट को जोड़ता है। इनमें से यह काम कौन करता है? ऑप्शन है मदरबोर्ड, रैम, रोम या फिर ग्राफिक्स कार्ड। तो करेक्ट आंसर है इसका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है। ये सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ता है। इसमें बायोस और एक्सपांशन स्लॉट्स होते हैं। मदरबोर्ड पर चिपसेट्स और पोर्ट्स का यूज कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। इसे कंप्यूटर सिस्टम का बैकबोन बोला जाता है। तो मदरबोर्ड ए आंसर। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ऑप्शन है झारखंड, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा बिहार। मधुबनी पेंटिंग भारत की एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक कला है, फोक आर्ट है, जिसकी शुरुआत बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र से मानी जाती है। इसीलिए इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। ये चित्रकला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा दीवारों और आंगनों पर बनाई जाती हैं, खास अवसरों जैसे कि शादी, त्योहार, पूजा, इन अवसर पर। इस कला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, जैसे कि हल्दी, चावल का आटा, नीम, फूलों के रस, इनसे ये चित्रकला बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग जो है ये सिर्फ आजकल दीवारों तक सीमित नहीं रही है। कपड़े, पोस्टर, होम डेकोर आइटम्स यहाँ तक इस्तेमाल हो रही हैं और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? बिहार से। यहाँ पर आगे बढ़ें, 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम के लिए एनटीपीसी का कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों की यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी इस पैकेज के अंदर। मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ में। ऐसे रीजनिंग की भी मिल जाएगी एंड जीएस के आपको यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। तो 64 रुपीज़ का पैकेज है मात्र ये, आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसमें डेली एक मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अचंता शरद कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, ये किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी। तो अचंता शरद कमल जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। भारत के महान टेबल टेनिस प्लेयर अचंता शरद कमल ने संन्यास की घोषणा की थी। अचंता शरद कमल ने कॉमनवेल्थ गेम में 7 गोल्ड मेडल जीते, जबकि एशियन गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में अचंता शरद कमल को पीवी सिंधु के साथ में भारतीय दल का फ्लैग बेरर चुना गया था। इन्हें 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो टेबल टेनिस सी आंसर करेक्ट है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? बीजिंग, कजान, जोहानसबर्ग, न्यू दिल्ली।
कहां पर आयोजित किया गया? ये रूस के कजान में। 2024 में 16वें ब्रिक्स समिट का आयोजन 22 से 23 अक्टूबर के बीच में रूस के कजान में किया गया। बी आंसर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड या एट्थ? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर है चीन, चौथे नंबर पर आता है भारत। और यही पूछा जा रहा है भारत की रैंक क्या है? फोर्थ है। तो बी आंसर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, इन कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा और चन्हुदड़ो। तो इसका सही आंसर है चन्हुदड़ो, डी आंसर। चन्हुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित था। ये शहर खास तौर पर क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था, यानी वहाँ अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स और उद्योग कार्य होते थे। यहाँ पर मुख्य रूप से मणियों का निर्माण, सीप से सजावटी वस्तुएं बनाना, धातुएं की वस्तु बनाना, मुहरें बनाना, तराजू का निर्माण करना, ये सभी काम किए जाते थे। तो यहाँ पर डी आंसर चन्हुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में कई तरीके के ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य होता है, प्रमुख होता है, वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा सा तीखा और खट्टा होता है, जो टमाटर को उसका टिपिकल एसिडिक फ्लेवर देता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड का? C2H2O4। जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ये पालक, बीटरूट, चुकंदर, इन सब्जियों में भी पाया जाता है। सी आंसर। नेक्स्ट है, 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शन है बंगाली, सोम प्रकाश, बंगदूत या बंगदर्शन? तो 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिक पत्रिका का नाम था बंगदर्शन। बंगदर्शन एक बंगाली साहित्यिक मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1872 में हुआ था। 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी इसके संपादक और मार्गदर्शक बने थे। यहाँ पर डी आंसर। निम्न में से किस भू राजस्व निर्धारण से सर थॉमस मुनरो संबंधित थे? ऑप्शन है स्थायी भूमि व्यवस्था, महालवाड़ी भूमि व्यवस्था, रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहां पर सी आंसर सही होगा, रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था। रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था से सर थॉमस मुनरो संबंधित थे। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो यह भूमि कर वसूली प्रणाली थी जिसमें किसान रैयत को सीधे सरकार से जोड़ा गया था। इस व्यवस्था में कोई जमींदार या मध्यस्थ नहीं होता था। सर थॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का प्रमुख नेता, चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। उन्होंने इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू करवाया। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था किसानों से सीधा राजस्व वसूलना और उनकी जवाबदेही तय करना। तो रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है? ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एंड लक्षद्वीप या सुमात्रा एवं जावा? तो इसका सही आंसर है अंडमान एवं निकोबार। 10 डिग्री चैनल एक जल डमरू मध्य है जो अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। इस चैनल का नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि यह 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। यह चैनल बे ऑफ बंगाल में स्थित है और इसका रणनीतिक और समुद्री दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्व है। अंडमान एवं निकोबार, ए आंसर। सदन की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है परिनिंदा प्रस्ताव, शून्यकाल, विशेषाधिकार प्रस्ताव या फिर प्रश्नकाल? करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन आर, प्रश्नकाल। संसद की कार्रवाई का पहला घंटा जिसे क्वेश्चन आर कहा जाता है, उसमें सांसद सरकार से प्रश्न पूछते हैं और संबंधित मंत्री जो होते हैं वो जवाब देते हैं। ये लोकतंत्र में
जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रमुख माध्यम है। यह समय आमतौर पर सदन की बैठक की शुरुआत में होता है, प्रायः सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? 50 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज? सही आंसर है इसका 20 हर्ट्ज। हमारे कान केवल एक खास रेंज की साउंड फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकते हैं। इसे कहते हैं ऑडेबल रेंज। इसकी शुरुआत होती है 20 हर्ट्ज मिनिमम से, जो जाती है 20,000 हर्ट्ज तक। यह मैक्सिमम है। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, जैसे चमगादड़ या फिर डॉल्फिन की आवाज़। इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकता है। इसके बाहर की आवाज़ें जो है हमें सुनाई नहीं देती हैं। और यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछा है तो 20 हर्ट्ज, डी आंसर। पंचायती राज को संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है आर्टिकल 36, आर्टिकल 40, आर्टिकल 50 या आर्टिकल 243H। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायत की स्थापना करे और उन्हें आवश्यक अधिकार दे। ये जो आर्टिकल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP का हिस्सा है। इसके आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 40B आंसर। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लाज्मा, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका द्रव्य। करेक्ट आंसर है इसका कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य कहलाता है। साइटोप्लाज्म में कोशिका के सभी ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, ये सब तैरते रहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है ये कोशिका के भीतर केमिकल रिएक्शन और सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट में मुख्य भूमिका निभाता है। तो डी आंसर साइटोप्लाज्म। पखावज वाद्य यंत्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। पखावज वाद्य यंत्र की बात करें तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रयोग किया जाता है। पखावज एक पारंपरिक ताल वाद्य है जो दिखने में मृदंग जैसा होता है। इसे दोनों तरफ से हाथ से बजाया जाता है। ये खास तौर पर ओडिसी डांस के संगीत में प्रयोग होता है, जो ओडिशा राज्य की एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन है आलू, दलहनी फसलें, सूरजमुखी या फिर गेहूं। करेक्ट आंसर होगा इसका दलहनी फसलें, पल्सेस क्रॉप्स। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने वाली सबसे प्रमुख फसलें होती है दलहनी फसलें। इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सोखकर मिट्टी में जमा कर देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता जो होती है, फर्टिलिटी, वो बढ़ जाती है और अगले सीजन की फसल अच्छी होती है। दलहनी फसलों में हो गया अरहर, मूंग, चना, मसूर, ये सभी। तो बी आंसर। आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ ही सेकंड में धूमिल हो जाती है? ऑप्शन है बेरियम, सोडियम, स्ट्रोंशियम या फिर फेंसियम। करेक्ट आंसर होगा इसका सोडियम। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, जिन्हें अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, बहुत ही सॉफ्ट और रिएक्टिव होते हैं। इनमें से सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि इतनी सॉफ्ट होती है कि चाकू से काटी जा सकती है, और ये जैसे ही हवा के संपर्क में आती है इसकी शाइनी सरफेस तुरंत धूमिल हो जाती है, यानी ये डल हो जाती है, क्योंकि हवा में मौजूद ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करती हैं। इसीलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि वो हवा से कांटेक्ट न करे। तो सोडियम, बी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1879, 1876, 1856, 1886। तो करेक्ट आंसर है इसका 1876। देखो ये तो सबको पता होता है कि टेलीफोन का आविष्कार जो है वो ग्राहम बेल ने किया है। यहाँ पर एग्जाम में आपसे ईयर पूछ सकते हैं। तो 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि पहली बार लोग दूर बैठे आवाज के जरिए बात कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका विभाजन का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या इंटरफेज। करेक्ट आंसर है यहां पर इंटरफेज। इंटरफेज सेल साइकिल का सबसे लंबा चरण होता है। इंटरफेज में सेल कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती हैं, जैसे कि डीएनए रिप्लिकेशन, आरएनए, प्रोटीन्स और ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन। ये वो चरण है जहां पर कोशिका अपनी अधिकतम वृद्धि करती है, न कि एक्चुअल डिवीजन। प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज जैसे चरण जो होते हैं ये माइटोसिस के दौरान आते हैं और तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं। इसीलिए कोशिका जीवन का अधिकतम भाग जो है इंटरफेज में व्यतीत करती है। तो कोशिका विभाजन का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? इंटरफेज, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K या फिर Ctrl+N। तो इसका करेक्ट आंसर है Ctrl+K। MS वर्ड या फिर ऑफिस एप्लीकेशन में इंसर्ट हाइपरलिंक खोलने के लिए Ctrl+K का यूज होता है। इसका यूज वेबसाइट, फाइल्स और अदर डॉक्यूमेंट से लिंक करने के लिए होता है। हाइपरलिंक से नेविगेशन करना आसान होता है। इसे कनेक्टिंग टेक्स्ट भी कहते हैं। Ctrl+K राइट आंसर होगा। रोलिंग योजना को किस 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था? ऑप्शन है चौथी और पांचवी, छठी और सातवीं, दूसरी और तीसरी या फिर पांचवी और छठी। तो रोलिंग योजना की बात हो रही है, रोलिंग प्लान की। तो पांचवी और छठी जो पंचवर्षीय योजना थी उनके बीच इसे लागू किया गया था। रोलिंग प्लान भारत में एक असामान्य आर्थिक योजना थी जो 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना 5th और 6th 5 ईयर प्लान के बीच लागू की गई थी। इस योजना की सबसे खास बात यह थी कि इसमें फिक्स्ड 5 ईयर टारगेट नहीं होते थे, बल्कि हर साल नए हालात के अनुसार प्लानिंग और बजट को रिवाइज किया जाता था। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन की कमी भी थी। जब इंदिरा गांधी 1980 में फिर से सत्ता में आई तो रोलिंग प्लान को हटाकर नया 6th 5 ईयर प्लान लागू किया गया। तो यहाँ पर पांचवी और छठी, डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10, 12, 13 या फिर 15। तो भारतीय संविधान सभा जिसकी स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी, उसमें कुल 15 महिला सदस्य थी। इन महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रमुख महिला सदस्यों में बात करें तो डॉक्टर हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, इनका नाम शामिल है। इन महिलाओं ने फंडामेंटल राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, माइनॉरिटी इशू, इन सब मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी दी थी। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। कुल सदस्यों की बात करें तो शुरुआत में 1946 में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। विभाजन पार्टीशन के बाद में कुल सदस्य संख्या थी 299। ये इन्फॉर्मेशन भी दिमाग में रखिएगा। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल सही करे होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने 1000 अगर वन लाइनर को ध्यान से पढ़ा होगा और जो भी मैंने क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पे सॉल्व कराए मास्टर वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत, उन्होंने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। अब आपको करना ये है कि जो भी आपका स्कोर आया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पता चलेगा इससे कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, और अपने साथ ईमानदार रहिएगा। जो भी आपका फाइनल स्कोर है वही कमेंट करिएगा, जिससे आप नेक्स्ट टाइम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। अपनी गलती को पहचानो, एनालिसिस करो कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, उसको रिवाइज करो, एंड ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में काम आएगी। आपके एग्ज़ाम के स्कोर को 25 से 30% बढ़ाएगी। एनटीपीसी को लेकर 20 वीडियो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पर। बेटर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें। एनटीपीसी के लिए अगर जीएस को लेकर अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जीएस का मैंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना रखा है आपके लिए। देखिए, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने आपको जीएस के लिए फ्रेंड्स 10,000 वन लाइनर दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ऐसे क्वेश्चन भी है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने उसको आपके लिए प्लान कर रखा है। इसके अलावा जो हम ये 20 वीडियो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी मैंने इसी पैकेज में, जो अपना 10,000 वन लाइनर वाला पैकेज है जीएस का, इसी में मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। आप इसकी वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अलग से आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 जीएस के वन लाइनर वाला पैकेज ले लो। 29 रुपीज़ प्राइस है इसकी मात्र। प्रिंट आउट ले लेना, 30-40 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा आपका। अच्छे से रिविज़न करते रहो।
कहाँ से लोगे आप ये, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप इस पैकेज को ले सकते हो। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स वाला एक फोल्डर है, जिसमें जाओगे तो कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें आपको मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक कर इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।